नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज न करने पर कोटा पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। एक समन भी इस मामले को लेकर जारी कर दिया गया। कोर्ट ने आत्महत्या मामले में केवल इंक्वेस्ट यानी मर्ग दर्ज करने और अमीर कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर एफआईआर दर्ज न करने के लिए कोटा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, कई गंभीर सवाल खड़े किए। शीर्ष अदालत ने कोर्ट में पेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंडल शर्मा से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना क्यों नहीं की गई। एएजी ने जवाब में कहा, कोटा पुलिस पहले ही इंक्वेस्ट रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है जिस पर जांच जारी है। अब तुरंत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी कोटा के कोचिंग संस्थान की ओर से पेश हुए। दलील दी कि आत्महत्या करने वाली छात्रा ने नवंबर 2024 में संस्थान छोड़ दिया था। वो अपने माता पिता के साथ कोटा में रह रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट भी समानांतर इस मामले की निगरानी कर रहा है, इसीलिए केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अदालत पहले से इस विषय पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात करेंगे स्टूडेंट सुसाइड पर नहीं, एफआईआर क्यों नहीं, कोटा पुलिस को सुप्रीम फटकार लगी है। पैनल में चर्चा के लिए कुछ खास लोग हमारे साथ होंगे, कुछ गंभीर सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा मामला आपको समझ आएगा। कोचिंग सिटी में खुदकुशी पर सुप्रीम फटकार। कोचिंग सिटी में क्यों बच्चे दे रहे जान, मामलों को लेकर सुप्रीम अदालत सख्त। पूछा, आखिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही दर्ज। कोचिंग सिटी कोटा, जहां हर साल आते हैं लाखों युवा, आंखों में लेकर बड़े सपने, उनको साकार करने के लिए। लेकिन इसके उलट उसी कोटा की एक हकीकत ये भी है कि इन लाखों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे ही सपनों को पूरा कर पाते हैं। बाकी बचे लाखों बच्चे फिर से शुरुआत करते हैं। वहीं इस असफलता और सफलता के बीच कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके अपनों पर किसी कोहराम सा बनकर टूटता है। लगातार कोटा से इसी तरह की खबरें आती रहती हैं। सरकारी कोचिंग गाइडलाइंस से लेकर एसओपी में बदलाव के दावे करती है, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकता। शासन प्रशासन की खानापूर्ति कह लीजिए या बच्चों का मानसिक अवसाद, सालों से सिर्फ खुदकुशी पर रोक की बातें की जाती हैं। जमीन पर होता कुछ नजर नहीं आता। ऐसे में अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच, इन दोनों ने सुलगते सवाल पूछे। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। खासकर कोटा सुसाइड मामले पर सर्वोच्च अदालत ने सख्ती से पूछा कि मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। संबंधित पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया। पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना क्यों नहीं की गई। खुदकुशी के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे हमारे कोटा में आते हैं और कोटा के प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग की लापरवाही की वजह से, जिस वजह से आत्महत्या का एक वातावरण खामा-खा का बना रखा है, उसको वो चाहकर भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर कदम उठाया है और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार आदेश करने के बाद कोटा के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट निर्देशों का कोटा में अभिभावकों और कोचिंग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने आत्महत्या के कारणों की माइक्रो लेवल पर जांच से ही आत्महत्या के मूल कारण उजागर होने की बात कही। बात है, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हम ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है बच्चे यदि सुसाइड कर रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे सुसाइड में कमी आई है कोटा के अंदर, लेकिन जांच होनी चाहिए। बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है कोटा का, सुधार की कहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सुधार की आवश्यकता है कि पेरेंट्स जब बच्चों को भेजते हैं तो अपने बच्चों को आंकें कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट है नहीं,
ऐसे भीड़ की तरह नहीं जाएं कि उसका बच्चा जा रहा है तो मैं भी भेज दूं। वो पैटर्न बदलना चाहिए, पेरेंट्स को बदलना चाहिए यहाँ पे। देखो, अगर एफआईआर दर्ज होगी, उसकी जांच होगी, तो बेकायदा उसका कारण निकल करके हमारे सामने आएगा। तो बहुत सारी सुसाइड तो ऐसी होती है जो झूठे आरोप होते हैं, तो वो जब खुलेंगे और वास्तविक कारण जब सबके सामने आएगा, तब निश्चित रूप से पता चलेगा कि जो सुसाइड होती है, इनमें अधिकतर बच्चों का जो प्रेशर होता है, माँ बाप उनके ऊपर जो दबाव बनाते हैं, उस रीजन में बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं। यानी बच्चों से लेकर अभिभावक सभी कोटा में पढ़ाई के मकसद से टिके हुए हैं। यहाँ पढ़ाई का माहौल है, इसलिए कोटा है। लेकिन शासन प्रशासन की नाकामी और कोचिंग संस्थानों की मनमानी उस पर भारी होता मानसिक अवसाद, जिससे बच्चे उठाते हैं गलत कदम। सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार उस शासन प्रशासन के लिए आईने के समान है, जो कि सुसाइड की घटनाओं को दबाने में या लीपापोती में लगी रहती है। ऐसे में जरूरत है हर उस कदम को उठाने की जो नौनिहालों को ऐसे फैसले लेने से रोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, सीधा अपने पैनल पर चलते हैं। अब चर्चा ही करेंगे शुरुआत। हमारे साथ डॉक्टर संजय बियानी जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। अजय कुमार जैन एडवोकेट हैं हाईकोर्ट में। अनिल कुमार गोठवाल साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी रहे। आलोक वत्स भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चारों लोग को बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले अनिल कुमार गोठवाल साहब के पास चलते हैं। गोठवाल साहब, सुसाइड के केसेस में जब सुसाइड का केस आता है थाने में, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है, क्या एफआईआर नहीं लिखी जाती? उसमें क्या प्रक्रिया रहती है? क्यों आखिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा, ये कहना पड़ा कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान नहीं है? एक जो प्रैक्टिकल के अंदर व्यवहारिक तौर के ऊपर एक मर्ग होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है आत्महत्या के संबंध में जांच, वो भी जांच का एक कारण ही है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो मर्ग दर्ज होती है वो आत्महत्या या कुछ संदिग्ध वो डेथ है, उसके ऊपर हम मर्ग दर्ज करके उसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी के बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम उसकी गहराई में नहीं जाते, कारणों के ऊपर नहीं जाते, ना उसका कोई इस तरह का निष्पादन होता है कि उसमें सरकार को कुछ हम बता पाए या उनके माँ बाप को। तो वो आत्महत्या वहीं ठप हो जाती है, बंद बिस्तर वो दबाव हो जाता है। सिर्फ एक अगर मान लो कोई पॉइजन लिया है, किसी ने पॉइजन दिया है या कोई संदिग्ध है, उस कारण से अगर कोई हत्या का मामला बनता है, हत्या का कुछ उसमें बिंदु आता है, तो हम आके उसके बाद में उसमें केस रजिस्टर करते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया या निर्देश दिया कोटा पुलिस को, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में हमें और इन्वेस्टिगेशन के अंदर अच्छी कुछ चीजें निकल के आती है, उसको गहराई से हम जांच कर सकते हैं, गवाहों के बयान ले सकते हैं, किसी को कोई अपराध अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह एफआईआर दर्ज करना तो बहुत अच्छी बात है। प्राइमा फेसी तो जो मैं आपको राहुल जी बताना चाहता हूं कि पुलिस के सामने जब ये फैक्ट्स आते हैं तो हमने इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मर्ग या पंचायतनामे के अंदर कुछ चीजों का हमारे सामने आता है। एक तो क्या होता है, बच्चा एज वाइज बहुत कम होता है, 20 के आसपास, 20 से भी कम के लोग बाग हमारे इस फील्ड के अंदर या जो ये सुसाइड हो रहे हैं। एक तो एज फैक्टर है, दूसरा माँ बाप यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो अकेला बच्चा रह जाता है, उसके पीछे साथी या कोई वो रहता नहीं। तीसरा, मान लो वो मामूली से कमजोर है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो कमजोर को भी ले लेते हैं और वो अच्छे जो डिस्टिंक्शन मार्क्स आए हैं उनको भी कोचिंग कराते हैं, तो उसका कंपटीशन उससे होता है। और फिर क्या है, ग्लोरिफिकेशन, ये अखबारों में नाम छपाते हैं कि साहब देखो इतने हमारे कोचिंग के इतने आगे, तो लोग वहां पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं और वो बच्चा अकेला रहता है। उसके बाद तो कुछ तो पीजी में रहते हैं, कुछ छात्रावास में रहते हैं, उनका जो साथी होता है वो भी बाहर का होता है, आउट ऑफ स्टेट का, वो एक दूसरे से इतनी जानकारी नहीं होती है और वो अपने आप को अवसाद में या अकेले में महसूस करता है। और फिर ये हर वीक में या मंथली जो टेस्ट लेते हैं उसको टेस्ट को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर ऐसा करते हैं जिससे नंबर आता, तो वो पड़ोसी जब क्लास में जाते हैं तो नंबरों के बारे में भी उनको। और फिर उसके बाद में जो सबसे मोटा कारण हमारे है
कि भाई 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया जो इनके कोचिंग के वो होता है, माँ बाप तो उसको छोड़ के उसका जाते भी हैं एक यहाँ। बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है बच्चों के ऊपर। ठीक बात है गुटवाल साहब। डॉक्टर संजय बियानी के पास चलते हैं, शिक्षाविद हैं। संजय सर, लंबा अनुभव आपका एजुकेशन के इस पूरे क्षेत्र में रहा है, क्या मूल कारण है? हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी हमने मेन सवाल यही पूछा कि हमें मूल कारणों की तरफ जाना पड़ेगा कम उम्र में। और जिस तरह भी गोठवाल साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न, एक बड़े अच्छा पॉइंट उठाया कि जो बच्चे पहले से ही पढ़ाई में, इस तरह की पढ़ाई में जो पहले से ही कमज़ोर हैं, उनको भी कोचिंग संस्थान जो है वो तुरंत ले लेते हैं, ये कहते हुए, ये सपने दिखाते हुए कि नहीं हम इनको एकदम तेज़ बना देंगे और इनको एकदम जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें एकदम ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक तरीके से ये भी एक स्कैम है एक तरीके का कि आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, जब स्टूडेंट का जो एजुकेशन लेवल है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो। आलोक जी से जब पिछली बार बात हो रही थी तब उन्होंने ये जिक्र किया था, अभी जाऊंगा उनके पास। लेकिन संजय बियानी साहब, आपके हिसाब से क्या मूल कारण अब आपको दिखाई दे रहे हैं मौजूदा स्थितियों में? हाँ, नमस्कार। देखिए, एक जो युवा है वो हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर है, और एक युवा का सुसाइड करना एक बहुत अलार्मिंग घटना है। तो अगर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का एप्लीकेशन आती है तो उसका बिल्कुल निश्चित रूप से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। अब बात है इसका मूल कारण क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका मूल कारण हमारा सिस्टम है। अगर हम पत्तों को इलाज करेंगे तो मुझे नहीं लगता पेट स्वस्थ होगा, हमें जड़ पे इलाज करना पड़ेगा तो पेट स्वस्थ होगा। तो इसकी जो असल में जड़ है वो है अनफेयर कंपटीशन, जो सिर्फ हिंदुस्तान में दिखता है, इतनी बड़ी आबादी। बाकी आप देखेंगे जापान जैसे एडवांस कंट्रीज में वहाँ इस तरह के कोई एग्जाम नहीं होते, वहाँ 12th के नंबर को ही बेस बनाया जाता है। आज हमारा सारा बच्चा जो 12th का है वो स्कूल एजुकेशन को इग्नोर कर रहा है, और वो स्कूल जाने के बजाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर रटने की प्रवृत्ति बना चुका है। उसका व्यक्तित्व का विकास होता ही नहीं है और वो बहुत अवसाद में रहता है, और ये अवसाद उसकी उम्र के 10-15 साल से ही चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे को जड़ पे जाना चाहिए, और सरकार को और सभी जो एजुकेशनिस्ट है उन्हें विचार करना चाहिए क्या इस तरह की अनफेयर जो प्रैक्टिस है वो रीजनेबल है, जिसमें बच्चा दो दो पढ़ाई एक साथ कर रहा है, और वो पढ़ाई भी जिसमें 100 में से 2-4 बच्चे पास होते हैं, उस पढ़ाई के लिए 100 बच्चों को हम लगा देते हैं। तो ये क्या उचित है? क्या हम 12th में बायोलॉजी के मार्क्स को और जो दूसरे रेलिवेंट सब्जेक्ट के मार्क्स को बेस बना के मेरिट तैयार नहीं कर सकते? क्या बच्चे को मेरिट आने के लिए सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसका साइकोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट को वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होना चाहिए? क्या एक डॉक्टर मैकेनिकली होना चाहिए, सिर्फ वो बायोलॉजी को समझने वाला ही होना चाहिए वो सिर्फ? तो मुझे लगता है कि जहां हम आज डॉक्टर बनने के लिए सब तरह के वर्ग को शामिल करते हैं, SC ST OBC सब लोगों को हम लेकर चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नीट की एग्जाम को ही बेस बनाकर चले। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि बच्चे की मानसिक विकास हो, उसकी स्कूलिंग अच्छी हो, वो स्वस्थ रहे, वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। लेकिन बियानी साहब, ये जो आत्महत्या के मामले हैं, कोचिंग संस्थान तो बहुत जगहों पर, अलग अलग जगहों पर खुले हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन कोटा एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहां से सबसे ज्यादा आत्महत्या के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका जो मेन कारण है ना, मैं आपने एक तो बताया, मैंने दूसरा कारण और भी है। वो ये है कि कोटा काफी टाइम से रिकॉग्नाइज्ड सेंटर बन गया है इस तरह की कोचिंग का, और इनकी जो रेट्स हैं, जो कोचिंग के लिए किसान और जो गरीब माँ बाप है वो अपनी जमीन बेच के लोन लेकर बड़ी अमाउंट पे का इंटरेस्ट पे वो लोन लेकर उस बच्चे को भेजते हैं, तो बच्चा मानसिक रूप से तो ये बात जानता है, और जब उसको उसमें सफलता नहीं मिलती वो तनाव में आ जाता है। यही कोचिंग आप देखेंगे कि जो सेम कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो सीकर में कुछ फीस अलग रखते हैं, वहां पे भी वो अपनी कोचिंग दे रहे हैं, और कोटा में उनकी फीस का जो फीस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हायर है, और इस हायर जो फीस स्ट्रक्चर है उसका उसका जो बच्चे के पे मानसिक प्रेशर रहता है, उसके परिवार पे उसके ऊपर प्रेशर रहता है, और यही कारण है कि कोटा में जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है। और यही आप देखेंगे कि इसी तरह से जो एक उभरता हुआ सेंटर है जो हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये चीज इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल है।
तो ये फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो बच्चे भी उठा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि ये एक मुख्य बात है। मुख्य बात हो सकती है, बिल्कुल। अजय कुमार जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और कोर्ट को ये कहना पड़ा, सवाल पूछना पड़ा कोटा पुलिस से कि क्यों आप लोग एफआईआर नहीं लिखते हैं, क्यों सिर्फ आत्महत्या लिख करके और जल्द से उस केस को बंद कर देते हैं। अगर पुलिस उन मूल कारणों में नहीं जाएगी तो फिर कैसे चीज़ें निकल के सामने आएंगी, कैसे जो है जैसे कहें कि जिन मूल कारणों की हम बात कर रहे हैं उनके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, वो पहलू कैसे फिर बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इस कंसर्न पर आपका क्या रिएक्शन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया बल्कि फटकार लगाई है। संज्ञान तो राजस्थान उच्च न्यायालय भी 3 साल से लिए हुए और वहां भी सरकार और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो येन केन प्रकार टाले जा रहे हैं। इन्हें गाइडलाइंस प्रॉपर बन पा रही है, इन्हें कानून बन पा रहा है। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट की रीड बिटवीन लाइंस के अंदर हम पढ़ें तो एक सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये महसूस हो रहा है और सभी जो लॉ नोइंग पर्सन है उनको ये महसूस हो रहा है कि कोटा के अंदर कोचिंग माफिया, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक निक्षस बन गया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य अंधी कमाई करना है। इसके लिए चाहे वो बच्चे को रेट रेस में डाल दे, बच्चों को सिर्फ आप ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर देंगे, सिर्फ आईआईटी और मेडिकल, दुनिया में यही 2 चीजें हैं जिसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, और उनको पेरेंट्स को लाखों रुपए इस पर खर्च करें। उसके बाद कुछ बच्चों जो सेलेक्ट हो जाए उनको पैसे देके या अदरवाइज तरीके से ग्लोरीफाई करें ताकि और बच्चों के अंदर जो नहीं सेलेक्ट हो रहे उनको हीन भावना पैदा हो। इवन जो कोचिंग के दौरान भी आप हर बार टेस्ट लें, टेस्ट को जाहिर करें और उसके बाद जिनके ज्यादा नंबर आए उनको अलग सेक्शन बनाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो पैसे खर्च कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा करें, जबकि जरूरी नहीं है कि बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है या एक फील्ड में अच्छा नहीं है वो दूसरा फील्ड में अच्छा नहीं करेगा। सभी लोग डॉक्टरी मेडिकल में अच्छे हुए जरूरी नहीं है, आईएएस भी बनते हैं और भी बनते हैं, कोई किस फील्ड में जाते हैं, अलग अलग होते हैं। पर इन सब की ओर ध्यान देने की बजाय सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आज इससे ही अंदाजा लगा लें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से जिनको आज सिंपैथेटिक होना चाहिए, ये कहना चाहिए था कि हाँ हर मामले में एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज में जांच हो। जानबूझकर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस मिलकर एफआईआर दर्ज नहीं करते, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होगी तो जांच होगी, क्योंकि कोई बच्चा सुसाइड करेगा तो बिना किसी कारण के तो करेगा नहीं, उसको अननेचुरल डेथ दर्ज कर लेते हैं जिसमें सुपरफिशियल जांच होती है, जैसा कि अभी गोठवाल साहब ने बताया, और वो रिपोर्ट संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं जाती। अर्थात गोलमोल सारी की सारी कार्रवाई करते रहे और ये भी कि अमित कुमार के केस के डायरेक्शन के बाद भी दर्ज नहीं कर रहे। तो इससे जाहिर हो रहा, और आज देखें पूर्व सॉलिसिटर जनरल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से पेश हुए हैं, किस बात के लिए कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। कोटा में 14 बच्चे इस वर्ष में मर चुके हैं। तो ये सब जाहिर कर रहा है कि ये कितना बड़ा निक्षस है। और जो कलेक्टर या जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी गाइडलाइंस के नाम पर बच्चों को और बच्चे के पेरेंट्स को समझा रहे हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आप लोगों ने बच्चों को साइकोलॉजिकली मजबूत करने के लिए क्या नियंत्रित करने के लिए एक बिल आया था, क्यों नहीं रोका? नियंत्रित करने के लिए एक बिल आया था जो प्रवर समिति में फिलहाल पेंडिंग है। मैं उस पर आपके पास दोबारा लौटूंगा तो बात करूंगा। सर आलोक वत्स जी भी हमारे साथ हैं। आलोक सर, अभी अजय कुमार जैन साहब ने कहा कि एजुकेशन माफिया, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एक ऐसा कहीं अपना एक गठबंधन बना लिया है जिससे आम आदमी अनजान है, लेकिन उसके बच्चे उस गठबंधन द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था में बड़े हो रहे हैं और फिर उसी के हिसाब से उनको परिणाम जैसा ये गठबंधन चाहता है वैसा मिल रहा है। आप सामाजिक आदमी आलोक साहब, अनुभवी हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक राज्य के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे इस विषय को देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, मेरे पूर्व के वक्ता ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये एक नेक्सस बन गया है और क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं उतनी माकूल नहीं है, इसलिए लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ रहा है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो लोगों को ठगने का सिलसिला है
वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना खेत बेचकर, अपने वाइफ का गहना बेचकर अपने बच्चे को किसी न किसी संस्थान में कोचिंग के लिए भेजा है। इसमें कोटा सबसे प्रबल है, क्योंकि इसकी गिनती ऐसे संस्थान में होती है कि यहां अगर भर्ती हो गया तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकाल लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी लिमिट होती है। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, आप दोनों को कितनी भी पौष्टिक खुराक दें, एक का वजन हो सकता है 60 किलो ही रह जाए, दूसरा 90 किलो से पार चला जाए। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि हर बच्चे को आप आईएएस नहीं बना सकते पूरे इंडिया में, हर बच्चे को आप आईपीएस नहीं बना सकते, हर बच्चे को आप वैज्ञानिक नहीं बना सकते, हर बच्चे को आप शिक्षक नहीं बना सकते। और भी विधाएं हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है जो माता पिता को अपनी नाक ऊंची करने के लिए और अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन्हीं सब विधाओं में कहीं आए, डॉक्टरी में आए, इंजीनियरिंग में आए, कंप्यूटर साइंस में आए, या यूपीएससी क्रैक करे। तो बच्चे को ये सारी, देखिए आज का बच्चा बहुत सेंसिटिव है, और हम लोगों के जमाने के बच्चे से उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। हम लोगों को 5वीं 6वीं तक कुछ ज्ञान ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, इस तरीके की चीजों को आप देखें, और समाज का जो रहन सहन है, जो चलन है, हम लोग 2 भाई थे, एक ही कपड़े से। आप कह रहे हैं दौर बदल गया है, और उस बदलते दौर में जो व्यवस्थाएं बनी हैं। लेट मी कंप्लीट। मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत मांग रहा हूं कि एक ही थान के कपड़े से दोनों आदमी का ड्रेस बनता था, मेरा भी और मेरे भाई का भी। आज की डेट में अगर मेरे छोटे बच्चे को अगर कोई चीज दे दिया तो वो ब्रांड ढूंढने लगता है, मैं नहीं पहनूंगा इसको। ही इज इन क्लास 1 एंड ही इज डिनाइंग। हमें तो एक ज्ञान ही नहीं था 8वीं 9वीं तक, जो मिला पहन लिए, कुछ बोल ही नहीं सकते थे। जो एक माता पिता का जो एक उससे एक्सपेक्टेशन है, उनको पहले रीड करना चाहिए कि मेरा बच्चा उस लायक, हर बच्चे के हाथ में बल्ला थमा के आप सचिन तेंदुलकर और कोहली नहीं पैदा कर सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। तो और यहाँ पे आलोक सर, इसका मतलब माता पिता की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है कि दे शुड इवेल्युएट, ठीक है, कि उनका बच्चा या बच्ची किस लायक है, ठीक बात है, और उसमें उसको प्रमोट करें, और अपने सपने जो हैं, आप अपने जो सपने वो थोपे ना। विद्या ददाति विनयम, शिक्षा से संस्कार मिलता है। हाँ, वो उसमें संस्कार पैदा करे और अपनी रोजी रोटी किसी चीज में निकाल ले, इसके लिए बनाए। ठीक है, ठीक है। उतना क्यों वहां प्रेशर हो रहा है कोटा में? आए दिन बच्चा साथ ही गोटवाल साहब, माता पिता की मूल जिम्मेदारी तो बनती है, आलोक सर जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस जो है, जब ये घटनाएं घट जाती हैं, उसमें एक बड़ा सवाल दरअसल आज के मुद्दे में ये पैदा हो रहा है कि भाई अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी और उसको केवल एक सुसाइड का केस मान करके फटाफट से रजिस्टर बंद कर देगी, तो फिर मूल कारणों तक आदमी पहुंचेगा कैसे? कैसे कोचिंग संस्थानों के माहौल पर सवाल खड़ा हो पाएगा? अगर कोई स्पष्ट आदेश होते, कोई एक्ट बन जाता, ये मैं आपको बताऊं, राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 के अंदर डायरेक्शन दे होते वो प्रेरणा से, तब से लेके आज तक एक्ट नहीं पारित हुआ, कोई नियम नहीं बने, कोई और कुछ नहीं हुआ। इस बार तो सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया, वहां पर ये कहा गया कि अगर ये पारित हो जाएगा तो 60,000 करोड़ का जो उद्योग धंधा है उसके ऊपर लैप्स हो जाएगा, और ये लैप्स हुआ। आपको मैं बताऊं, पिछले साल 2 लाख स्टूडेंट थे और इस बार 1,25,000 स्टूडेंट रह गए। तो ये कम तो होगा, आज नहीं होगा। ये तो फिर मतलब अजय कुमार जैन साहब की जो बात थी कि वो नेक्सस बन गया है, ये पूरी तरह फिर तो इससे जस्टिफाइड होती है।
नहीं, ये तो विधानसभा की उसमें है, मैं कोई उसमें नहीं बता रहा हूँ, विधानसभा की कार्रवाई में है। वो प्रवर समिति को भेजा मैं गया। वही कह रहा हूँ कि वो बिल जब पास नहीं हो पाया तो फिर वो यही दिखाता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं और जो एजुकेशन माफिया है उनके सामने उनको दबना पड़ता है, अपने फैसले जो लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। अजय कुमार जैन साहब, ये बिल अब प्रवर समिति में चला गया, उसके बाद ये रेगुलेशन बिल आया था, आपको लगता है ये बिल अगर आता और अगर आने वाले टाइम में आएगा तो फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से जो मैं कह रहा हूं वो बात अक्षरशः सत्य साबित होती जा रही है। 16 से लेकर 25 और बिल प्रवर समिति में तब भेजा जाता है जब उसे ठंडे बस्ते में डालना होता है। जो विधायिका आधी रात को 3 घंटे के अंदर अंदर 10 कानून बना सकती हैं, वो हमारे नौनियालों को बचाने के लिए कानून जो बनाया जा रहा है उसको सालों तक नहीं बना रही है। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वो ही जो अर्थ शक्ति है वो इतनी भारी हो रही है कि बच्चों की जिंदगी के ऊपर 60,000 करोड़ का व्यापार भारी पड़ता जा रहा है। ये देखिए, यही बात निकल के आई कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आम आदमी अनजान रहता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे चल रही हैं। मैं संजय बयानी साहब के पास भी जाना चाह रहा था, समय इतना ही है, लेकिन शुक्रिया आप सभी का इस इम्पॉर्टेंट विषय पर बातचीत करने के लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये डिस्कशन रहा, मुझे लगता है इसमें महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं। शुक्रिया संजय साहब, अजय जी शुक्रिया, गोठवाल साहब बहुत शुक्रिया, आलोक भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अपने एक्सपर्ट कॉमेंट्स के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।